नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जो हमने मेरी 2 एक लेक्चर हो गए हैं, एक ऑर्थोपेडिक पे और उसके अलावा सेकंड जो था मेरा ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन डिसीज़ है उस पे। तो वो मैंने अपनी अकाउंट पे अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये तीसरा उसका लेक्चर है, क्योंकि इसमें बोन की जितनी भी डिसीज़ेज़ है जो इम्पोर्टेंट है और कॉमन है, उन सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगी। ये हमारा एएचएन का एक एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का जो सेकंड है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका ये फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें क्या है कि बोन जो भी बोन की डिजीज़ होती है कॉमन एडल्ट में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब है ये है ओस्टियोमोलाइसिस, कि ओस्टियोमोलाइसिस है क्या और ये किस वजह से काज होती है। मतलब कि इसकी सिंपल सिंपल मैं कह दूं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अलावा ये क्यों काज होती है वो पढ़ेंगे हम इस यूनिट में, और उसके अलावा ये क्या है, इसमें ये कौन सी कंडीशन होती है और काज क्यों होती है, और सिम्टम्स कौन से होते हैं, ताकि हम अपनी बोन्स को उसी तरह ट्रीट कर सकें। तो उसके लिए और हमारे जो नर्सिस का क्या काम होता है ओस्टियोमलाइसिस में। ओस्टियोमलाइसिस एक बोन की डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जो हमारे इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि ओस्टियोमलाइसिस इज द इन्फेक्शंस ऑफ द बोन, दे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेजन्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिसमें क्या होता है कि या तो फिर हमारे जो बोन्स होते हैं उनकी जो वहाँ फॉर्मेशन हो रही होती है, या फिर वहाँ ब्लड वेसल्स होती है, या कुछ बोन्स की जो डायग्राम होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन काज कर ले, वो डायरेक्टली हिट हो सकता है। जैसे कि कोई हमें अगर कोई हमारे एक्सीडेंट में अगर हमारी कोई इंजरी हुई है, तो वो क्या है कि एक मतलब डायरेक्टली इन हो सकता है हमारे जो भी ये इन्फेक्शियस एजेंट है वो। अगर वो इनडायरेक्ट भी होता है कि किसी जीआईटी से वो अगर इनडायरेक्टली ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारे बोन्स पे अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह उसको हम कहेंगे कि जो इन्फेक्शियस हो। जो ओस्टियोमोलाइसिस में मीन्स के इन्फेक्शियस जो हमारे बोन में इन्वेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर हो और अपनी एक कहते हैं ना इन्फेक्शियस कार्ड्स कर ले, फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो, वो सब। There are two types of osteomyelitis. They are classified made in entry of the pathogens. The first है एक्सो और हेमोजेनेसिस। एक्सोजेनेसिस मीन्स के कहाँ से वो एक्सो इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके बाद है होमोजेनेसिस। उसके ये दोनों हम थोड़े डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे कि इन दोनों में फ़र्क कौन सा है। ये टाइप है एक हमारे जो ओस्टियोमोलाइसिस है उसके, ठीक। ओस्टियोमोलाइसिस जो डिसीज़ है उसके ये 2 टाइप है, एक्सोजेनेसिस ओस्टियोमोलाइसिस और होमोजेनेसिस ओस्टियोमोलाइसिस। एक्सोजेनेसिस इज सेकेंडरी कंटीजियस source of the infectious caused by the pathogens outside of the body। और जैसे कि सेकेंडरी, जैसे कि अगर हमारा कोई फ्रैक्चर हुआ है, मैंने आपको बता दिया था कि फ्रैक्चर मीन्स कोई बाहरली एक्सटर्नल जो चीज़ें होती है वो उनकी वजह से हमारे बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो, हमें फ्रैक्चर होता है, तो एक कॉमन है कि एंट्री आसानी से हो जाती है पैथोजन की, तो वो उसकी वजह से भी हमारे पैथोजन इंटर हो सकते हैं हमारे बॉडी में। या फिर सर्जरी प्रोसीजर, अगर हम सर्जरी प्रोसीजर कर रहे हैं, वो भी क्या है एक्सोजेनेसिस हम कह सकते हैं कि ओस्टियोमोलाइसिस हो सकता है। जो आउटसाइड जो भी जो डायरेक्ट हिट करे हमारे बॉडी में इंटर हो ऑर्गेनिजम्स, उसको कहेंगे एक्सोजेनेसिस, ठीक है। उसके अलावा है होमोजेनेसिस, और उसके बाद है जो है होमोजेनेसिस। होमो मीन्स ब्लड, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो। ये भी मैंने आपको बता दिया था। जो पैथोजन हो वो ऑर्गेनाइज्ड द इन्फेक्शियस साइड ऑफ द बॉडी इन लाइक सीरम हो सकता है, उसके अलावा एयर होता है, डेंटल कोई प्रॉब्लम होती है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, वो इन्फेक्शियस एक इन्फेक्शियस काज करने वाले जो हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं किसी भी ब्लड के थ्रू, किसी भी बॉडी के ऑर्गन में या फिर बोन्स में, तो उसको हम बोल सकते हैं होमोजेनेसिस। मीन्स कि ब्लड के थ्रू हमारे जो इन्फेक्शियस काज करे, जो पैथोजन है वो ब्लड के थ्रू किसी भी बॉडी के पार्ट में जाए, वहाँ इन्फेक्शियस काज करे, तो उसको होमोजेनेसिस कह सकते हैं। इसके ओस्टियोमोलाइसिस के ये 2 टाइप हैं, जो आपको मैंने एक नो हाउ दे दिया है कि इसका। और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट एमसीक्यूज के हिसाब से आ सकता है, तो प्लीज़ रिमाइंड। नेक्स्ट आते हैं पैथोफिजियोलॉजी के। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ड्यू टू द इन्फेक्शंस इज अ मिडलरी पार्ट्स ऑफ द, मतलब जो मिडलरी पार्ट्स होते हैं हमारे बोन्स के मिडिल पार्ट में, ये इन्फेक्शियस होता है। उसके अलावा इन्फेक्शियस स्प्रेड जो सराउंडिंग में भी ये क्या होता है कि इन्फेक्शियस स्प्रेड हो जाता है। ओस्टियोमोलाइसिस ऐसा इन्फेक्शन जो सराउंडिंग में भी
मतलब इन्फेक्शियस सराउंडिंग में भी फैल सकता है। उसके अलावा क्या होता है, एब्सिस फॉर्मेशन, जो पसनुमा एब्सिस बन जाते हैं और उसके बाद क्या होती है, नेक्रोसिस हो जाती है। हमारी सेल्स वहाँ के होते हैं, बोन्स के जो भी सेल्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है और पस फॉर्मेशन, और यही वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस और बहुत सारे सेल डेथ भी हो जाती है, नेक्रोसिस भी हो जाती है। तो ये सब होता है पैथोफिजियो में कि बोन की पैथोफिजियोलॉजी कैसी होती है जब वो ओस्टियोमालाइसिस जो बोन डिसीज है उसमें, तो उसकी पैथोलॉजी यही हो जाती है कि बोन्स बिल्कुल एक उसमें इन्फेक्शियस हो जाता है मिडल में, और वो सराउंडिंग जो होते हैं उनको भी इन्फेक्टेड करता है, सराउंडिंग पार्ट्स को भी। उसके अलावा एब्सिस बन जाते हैं और वो फर्दर क्या करवाते हैं, हमारे सेल्स की, वहाँ के जितने भी सेल्स होते हैं वो डैमेज या फिर किल होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कास, कि कास किस वजह से हमारे जो बोन में ये होता है ओस्टियोमोलासिस। तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मोस्ट कॉमन जो इकोलाई बैक्टीरिया है या स्टेरोकोकस, उसकी वजह से भी ये कास हो सकता है। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन, फंगल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन काज करवाता है, तो उसकी वजह से हमारे बोन में ओस्टियोमालाइसिस हो सकता है। और वो क्या है कि ये एक काज है कि इन चीज़ों की वजह से। और उसके अलावा हमने जो रूट्स हैं वो भी पढ़ लिए, जैसे एंडोजेनेस एक्सोजेनेसिस और होमोजेनेसिस, और ये सब काज हैं कि इनके इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हमारे बॉडी में काज हो सकता है ओस्टियोमालाइसिस। और नेक्स्ट टॉपिक है सिम्टम्स और साइंस। ये साइन और सिम्टम्स कौन से होते हैं हमारे इसमें। तो ओस्टियोमालाइसिस हुआ है तो वो अनएबल होगा वेट बेयर, कि कोई भी वेट उठाने के काबिल नहीं होगा, वो जो पेशेंट्स होगा वो अनएबल होगा किसी भी वजन को उठाने के। और फिर उसके अलावा फीवर होगा, चिल्स होंगे, या फिर रिथमा होगा और नोजिया होगी और रेस्टलेसनेस होगी, नाइट स्वेटिंग होगी, मेलाइसिस होगी। ये सब क्या है कि सिम्टम्स हैं, उसमें काज हो सकता है। और स्पॉटेनियस मीन्स बहुत जल्दी से फ्रैक्चर होना, किसी भी बोन का बहुत जल्दी से टूटना, ये भी हो सकता है। स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, वार्म इन्फेक्शियस साइड, वहाँ पे जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे क्या होगा, गर्म होगा, वार्म होगा। तो ये सब एक कॉमन है कि अगर किसी भी किसी भी पीपल को अगर ये चीज़ें हुई है, ये सिम्टम्स देख रहे हैं, तो हमें एक पता चल जाता है कि उसमें ओस्टियोमालाइसिस में ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। ये काज ओस्टियोमालाइसिस हो सकता है। और उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट है वो है, उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन, कि बोन अगर ओस्टियोमालाइसिस हुआ है तो उसकी वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन की डेथ हो सकती है, या फिर ओस्टियोपोरोसिस मीन्स ओस्टियोपोरोसिस, बोन कमज़ोर हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। उसके बाद है सेप्टिक एरिथ्रोसाइट्स हो सकती है, इम्पेयर ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ हमारी बोन की रुक सकती है। उसके अलावा स्किन कैंसर भी हो सकती है, अगर सीवियर अगर इन्फेक्शन है और बोन डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। अब आते हैं टेस्ट, कि डायग्नोस टेस्ट के लिए हम क्या करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, टोटल ब्लड काउंट कराते हैं, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ डब्ल्यूबीसी अपना काम करते हैं, वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म को संभालते हैं। अगर देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी सही काउंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इरेगुलर है, उसके अलावा हमारी बोन्स क्या करती है, हमारे ब्लड को भी बनाती है, ऑल ब्लड टाइप्स को बनाती है, तो वो भी हम उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद ईसीआर टेस्ट कर सकते हैं, और एक्सरे और सिटी स्कैन, एमआरआई करा सकते हैं, जिसमें हमें इमेजेस के थ्रू हमें एक उसका बोन की लोकेशन, शेप, वो सब मिल सकता है। उसके अलावा एबनॉर्मलिटी सब मिल सकते हैं। उसके अलावा बोन बायोप्सी मीन्स कि बोन का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको लैब में टेस्ट करवाएंगे और देखेंगे कि कितना सीवियर कंडीशन है या फिर कौन सा इन्फेक्शन है, तो उसको हमें ट्रीट करने में हमें आसानी हो सकती है। और तो ये उसके सब बाद है करवाएंगे सर्जिकल और डायग्नोस टेस्ट मेडिकल, में। हम क्या कैसे मैनेज करेंगे किसी पेशेंट को है। तो अगर मेडिकल की बात करें तो हम एंटीबॉडीज देंगे फॉर ट्रीट इन्फेक्शन। अगर एंटीबॉडीज मीन्स पेनिसिलिन जो बैक्टीरियल है, उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन और सफेलो, ये बायोटिक्स हैं जो देंगे। एंटीबायोटिक्स में क्या होगा कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कट डाउन कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। और उसके अलावा जो एनालॉगिस्ट, उसमें क्या होगा कि पेन हमारा रिलीफ होगा। एंटीपायरेटिक मीन्स के हमारे फीवर है किसी पेशेंट को इस डिसीज़ की वजह से, तो हम मेडिकली वो मैनेज करेंगे कि उसका फीवर ख़त्म हो जाए, एंटीपायरेटिक देंगे। उसके बाद ड्राइनिंग्स फॉर द इन्फेक्शियस एरिया, उसके जो
इन्फेक्टेड एरिया होगा उसको ड्रेनिंग मीन्स उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। उसके अलावा रिमूव द डिजीज बोन ऑफ एंड टिश्यूज। अगर सर्जरिकली हमें पता चल गया है कि इसके बोन में कोई सीवियर कंडीशन है, कोई भी बोन एक सीवियर कंडीशन में जाता है जो ट्रीट ना हो, दोबारा से रिकवरी ना हो, रिवर्सिबल ना हो, तो उसमें हम क्या करवाते हैं, उसको पेशेंट्स को बोलेंगे प्रोसीजर को, जो उसके हिसाब से जो प्रोसीजर सर्जरिकल प्रोसीजर होता है उसको करवाने को कहेंगे। क्योंकि अगर कोई बोन इतनी डैमेज हुई है उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है जो मेडिसिन्स की वजह से, तो हम उसको सर्जरी को प्रीफर करेंगे, उसको सर्जरी को बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब था मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट में कि वो कैसे हम मैनेज, जैसे कि एंटीबायोटिक दे दी, पेन रिलीफ मेडिसिन्स दे दी, जो फीवर जो रिलीफ करती है वो मेडिसिन दे दी। तो ये सब हमारा प्रोसीजर। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस जगह को भी हम, अगर स्किन पे है तो उसको भी क्लीन करेंगे। ये हमारा मतलब एक मेडिकली हमने मैनेज कर दिया। मेडिकल मैनेज हो गया। अब नर्सिंग मैनेजमेंट कि नर्सिस को कैसे मैनेज करना चाहिए अगर पेशेंट है तो उसके क्या होंगे कि कोई पेशेंट है उनके वाइटल साइन चेक करने एक 4 आवर्स तक। क्योंकि अगर उनकी सर्जरी हो रही है तो अगर उसमें ब्लड काउंट कम हुआ या फिर हाइपरटेंशन हुई या फिर कोई और अगर इफेक्ट हुआ तो वो सर्जरी प्रॉपर नहीं हो सकती। तो उसकी वजह से 4 आवर्स तक उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। उसके अलावा जो एसेप्टिक टेक्निक्स हैं, जो सफाई की, उसको प्रमोट करना है, उसको प्रोवाइड करनी है केयर। जो पेशेंट्स है उसको एक अच्छी और साफ सफाई और हाइजीन का ख्याल रख के उसको एक ट्रीटमेंट देनी है नर्सिस को। उसके बाद है कि है ना एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस एज अ प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो उसको नर्सिस को देना होता है किसी भी पेशेंट्स को। ठीक है, और इनकरेज द पेशेंट टू चेंज पोजीशंस। और उसके अलावा जो पेशेंट्स है उसको इनकरेज करो कि वो थोड़ी बहुत मूवमेंट करता रहे। क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं होगी तो वहाँ जहाँ इन्फेक्शन हुआ है इनमूवेबल या इनमूवेबल जो पार्ट है वहाँ पे क्या होगी, सूर बन जाएंगे जो बहुत ही का, या फिर एट्रोफी हो जाएगी। उसके अलावा इनकरेज करना है एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज एंड उसके अलावा नीड फर्दर रिड्यूस मसल्स टेंशंस। क्या है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने मसल्स को इधर उधर कराए तो उस हिसाब से उसकी वो बोन सही से रिकवर नहीं होंगी। उसको एक लिमिटेशंस हिसाब से उसको कहना है कि आपको इतना इन मसल्स को एक्सरसाइज करवाना है या फिर उतना उसको वर्क करवाना है। और उसको एजुकेशन देनी है प्री और पोस्ट जो सर्जरी होती है उसका पूरा उसको प्लान बताना है, उसके बारे में एजुकेशन करनी है पेशेंट्स को और उसके लिए प्रिपेयर करना है पेशेंट्स को। उसके अलावा जो सर्जरिकल साइड्स ऑफ द ऑनजिंग्स स्वेलिंग्स एंड जो पेन होता है उनको रिलीफ भी करना होता है। जैसे कि कोई स्वेलिंग हो गई है या फिर कोई वहाँ पे पेन हो रहा है तो उनको रिलीव करना है। और रिलीव द पेन एंड प्रोमोट कम्फर्ट्स के प्रोमोट करना है उसके डिस्कम्फर्ट को और उसको एक पेन रिलीफ करवाना है किसी पेशेंट्स का। ये काम होता है नर्सेस का। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का वीडियो इतना ही। ये आई होप कि कुछ मदद आपको मिल गई होगी मेरी वजह से। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ सपोर्ट मी एज अ स्टूडेंट। थैंक यू।